हेलो एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। एक बार फिर आप सभी का जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन है। आज की जर्नी जो रहेगी अपनी पोजीशन जो टॉपिक है उससे बिलोंग करेगी। और पोजीशन मींस कंप्लीट सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट में जितनी भी जहां भी पोजीशंस पुट की जाती है और जहां पोजीशंस पे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, आई विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग। चाहे वो ओबीजी की हो, चाहे पीडियाट्रिक नर्सिंग हो, चाहे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो, चाहे वो फंडामेंटल की पोजीशंस हो, मैं कोशिश करूंगा कि सारी पोजीशंस आपको एक ही जगह पुट करो। निशा, शेयद, अभिनव, नशिमा, गीता जाट, गुड्डू, कॉमेडी बाय अतुल, राहुल, मनीषा, राहुल सिरोन, श्रुति चंडेल, मोहना, महक, राजाराम, कमर, गिर्राज, आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि ये जो डेली का डेली डोज जो चल रहा है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, इसका बेनिफिट आप सभी उन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचाएं जो फीस नहीं भर सकता है, जो जेआईएनसी नहीं पहुंच सकता है, जो शादीशुदा है, फैमिली लाइफ में बिजी है, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें, जेआईएनसी उनके घर तक पहुंचे और जरूर उनको कुछ हद तक हम मदद कर पाए। क्योंकि ये 4 बजे की क्लास का जो हैबिट्स आप लोगों ने डेवलप की है, इट्स अ फंटास्टिक। आई ऑलवेज माई सेल्फ प्रिपेयर मेंटली कि 4 बजे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से मुलाकात करनी है और कुछ नया दे के आना है। तो आप लगातार अपना प्यार और स्नेह जो बनाए रखें, उसके लिए दिल से शुक्रिया आप सभी का। आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि जो मैक्सिमम क्वेरी जेएनसी में रहती है उससे रिगार्डिंग क्वेरीज को मिनिमाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। रिसेंट जो सबसे ज्यादा क्वेरीज बच्चों की आ रही, दैट वीकेंड्स व्हिच इज बिलोंग फ्रॉम द ESIC और नॉट सेट 2021। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर कंप्लीट ऑनलाइन सिलेबस, जिसमें नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के साथ साथ रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, साइकोलॉजी, इवन ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी, रीजनिंग, मैथ्स, इवन प्रीवियस 5 ईयर MCQ, यूनिट वाइड टेस्ट, वो सारा कंटेंट एक एग्जाम या वन एग्जाम फॉर ऑल एग्जाम। वो हमेशा याद रखिएगा, वन कोर्स फॉर ऑल एग्जाम विच इज प्रिपेयर बाय द जेआईएनसी टीम। बिल्कुल अपने सपनों को साकार करने के लिए जरूर जुड़िए जेआईएनसी टीम से। कोर्स की जो प्राइस है स्टिल 6499 है। कोर्स को परचेज करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, बाय नाउ पे क्लिक करके कोर्स को परचेज करना है, लॉग आउट और लॉग इन करके कोर्स को आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। लगभग 500 प्लस वीडियो अपलोडेड आज से ही आपको मिलेंगे। तो जुड़िए जेएनसी परिवार से, करें अपने सपनों को साकार ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ। ओके फाइन। आज की इस जर्नी को कैरी ऑन करने के लिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। आंखों में नींद बहुत है, इट्स रियली, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे प्रिय, इसे खोना नहीं है। बहुत मन करता है इस सर्दी के मौसम में 10-10 घंटे सो जाएं, बट यही वो वक्त है जिंदगी में इतना कुछ अच्छा करके चले जाओ कि आने वाली पीढ़ी आपको एक शानदार व्यक्तित्व के रूप में आपको याद करे। ये गोल्डन एरा है, भगवान ने आपको भेजा इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए। और यदि आप इस मौके से निकल के कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो जिंदगी में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कितनी भी थकान हो, कितनी भी पैनिक सिचुएशन हो, जो डिसाइड किया कि मुझे आज की डेट में ये करना है, वो बस करके रहना है। परिस्थितियां, मुसीबतें फेवरेबल नहीं होगी, हमें फेवरेबल बनानी है। दिक्कतें बहुत आएगी, हमें दिक्कतों का सामना करना है। टोकने वाले बहुत आएंगे, फिर हमें रुकना नहीं है, बढ़ते चलना है। और जब तक अपने सपनों को पूरा ना करें तब तक चैन से नहीं बैठना है। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।
आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। काफी टाइम से बच्चों की पर्सनल डिमांड भी थी कि सर पोजीशन पे काफी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कोशिश करिए सर पोजीशन का टॉपिक करवाइए। यहां पर हम लोग बच्चों पोजीशन जो है वो कंप्लीट पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा ऐसी एक भी पोजीशन नहीं छोड़ूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए और आपके सर ने नहीं बताया। बस टाइम जरूर लग सकता है, पार्ट में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में पोजीशन पे बनने वाला हर एमसीक्यू भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस आप लोग कैरी ऑन किए। बिल्कुल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं एब्सोल्युटली फाइन हूं। दर्द है, पेन है लिटिल बिट, बट आप लोगों को देखते ही पेन गायब हो जाता है। लाइफ है, लाइफ में इस तरह के ऑब्स्टेकल मैं हमेशा कहता हूं आएंगे, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना। ओके फाइन। आज की जो पोजीशंस के हम एमसीक्यू और थ्योरी पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन। वो पोजीशन क्या है, मीनिंग क्या है पोजीशन का। ओके फाइन। ए प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज लोकेटेड और हैज बीन पुट। वो प्लेस जहां पर समथिंग विल पुट फॉर कंफर्ट, दैट मीन्स द प्लेस वेयर समथिंग और या समवन is located or has been put it, that is a position, that is a meaning of position. Okay fine। मैंने इमेज पुट किया बच्चों, इस इमेज को फाइंड आउट करना, फटाफट नाम पुट करना है। इमेज को देख के नाम पुट कर ये कौन सी पोजीशन है, मैं उस पोजीशन पे बनने वाले हर एमसीक्यू को आपके साथ शेयर करूंगा। चाहे आप किसी भी बुक में कहीं पर भी जाके फाइंड आउट कर लिएगा, आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ये पूरा भरोसा दिलाता हूं बच्चों मैं आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद। फटाफट आंसर पुट करेगा, इस पोजीशन को देख के मुझे इसका नाम बताइएगा ताकि मैं आने वाले हर एमसीक्यू को भी इसके साथ डिस्कस कर सकूं। फटाफट आंसर पुट करेगा। बाबूलाल, वेरी गुड इवनिंग डियर, पुट द राइट आंसर। लगभग 800 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास से जुड़ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक इसको शेयर करो ताकि हर इंपॉर्टेंट कंटेंट उन तक पहुंच सके जो जेआईएनसी तक नहीं पहुंच पा रहे। ओके फाइन। मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर जो है वो सुपाइन पोजीशन पुट किया है। आपका आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों। सुपाइन को हम हॉरिजॉन्टल रिकमेंडेड पोजीशन के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। कभी कभी एग्जाम में सुपाइन लिखाएगा, कभी कभी एग्जाम में हॉरिजॉन्टल लिखाएगा। कंफ्यूज मत होना, एक ही नाम से दो पोजीशन को प्रोनाउंस करते हैं। सबसे खास बात, पेशेंट जो है वो अपने बैक के ऑन हिज बैक विथ लेग एक्सटेंडेड, पेशेंट जब लेटता है, बैक को हम बोल सकते हैं बच्चों डॉर्सल एस्पेक्ट, बैक को हम डॉर्सल एस्पेक्ट बोल सकते हैं। पेशेंट जब लेटेगा तो बैक और डॉर्सल एस्पेक्ट जो है वो टुवर्ड्स बैड होगा और पेशेंट के लेग जो है वो एक्सटेंडेड होंगे, लेग एक्सटेंडेड होंगे। इस पोजीशन की खासियत बता देता हूं। पहले आपको मैंने रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ाया था बच्चों, बेड सोर। आपको रिसेंटली मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था बेड सोर, और बेड सोर में मैंने बताया था कि पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में है, तो सुपाइन पोजीशन वाले पेशेंट की मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेड सोर क्या होगा, तो आपने मुझे उस समय आंसर बताया था बच्चों सैक्रम जो है ये मोस्ट कॉमन साइट है, और दूसरा मैंने आपने बताया था बच्चों मुझे हील जो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है। याद होगा आपको, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। If the patient is lying down the supine position for the long time, which is the most common site to develop bed sore, तो आपने आंसर पुट किया था बच्चों sacrum most common site था, और दूसरा आपने मुझे बताया था heel। Everybody know very well when we studied bed sore। Okay fine, okay fine। यहां हम पढ़ेंगे supine position के पर्पस क्या, supine position में क्या क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में किस फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। सबसे खास बात, पहला एमसीक्यू बच्चों, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देना। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है कि वाइटल साइन का दूसरा नाम हम कार्डिनल साइन बोल सकते हैं। वाइटल साइन को मॉनिटर करते समय कौन सी पोजीशन पुट करते हैं। ओके फाइन। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फिजिकल एग्जामिनेशन। देखिए हेड टू टो जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, आपको डायरेक्ट आंसर पुट करना होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी सुपाइन पोजीशन दी जाती है। ओके फाइन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, कई बार पूछे गए हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी पेशेंट को या तो आप सुपाइन पोजीशन दीजिएगा या लेफ्ट लेटरल पोजीशन, उसके साथ में राइट आर्म्स रेज्ड एक्सटेंडेड बिहाइंड द हेड। सबसे इंपॉर्टेंट है लिवर बायोप्सी। देखिए बच्चों ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग
ड्यूरिंग का मतलब लिवर बायोप्सी करते समय, लिवर बायोप्सी करने के बाद राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। करते समय व्हेन वी इंसल्टिंग निडल इनटू द 7th to 9th रिब्स इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सी पोजीशन देंगे बच्चों? सुपाइन। इसके अलावा इन्फेंट का जब हम थायराइड ग्लैंड का एग्जामिनेशन करेंगे, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। इन्फेंट का मनु प्रजापति, वेरी गुड इवनिंग डियर। इन्फेंट का जब भी हम थायराइड का एग्जामिनेशन करेंगे तो आप बच्चों याद रखना, सुपाइन। यदि आपसे पूछे अडल्ट को पूछे तो आपको आंसर लिखना बच्चों सिटिंग पोजीशन। आपको पर्टिकुलर पूछे कि अडल्ट को थायराइड ग्लैंड का एग्जामिनेशन करना तो बच्चों सिटिंग पोजीशन, और आपसे क्वेश्चन पूछे इन्फेंट मतलब 1 साल के बच्चे का थायराइड एग्जामिनेशन करना है तो आप आंसर क्या लिखोगे? सुपाइन पोजीशन। मैं वो हर एमसीक्यू जो पोजीशन पे बनेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो कितनी बार एग्जाम में पूछा हो, मैं आपको पुट करूंगा बच्चों। और मैं वादा करता हूं जब पोजीशन टॉपिक फिनिश हो जाएगा आपको किसी भी टाइप्स का कोई क्वेरी नहीं रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा बच्चों, आफ्टर स्पाइनल इंजरी, जब पेशेंट को स्पाइन में इंजरी होती है तो हम सुपाइन पोजीशन प्रीफर करते हैं। स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन लिटाते हैं। इवन हम हेड का साथ पिलो भी यूज नहीं करते। देन बच्चों मेल कैथेटराइजेशन, देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। जब हम कैथेटराइजेशन की बात करें तो यहां 2 चीजें आपको समझनी होगी। एक सीधा क्वेश्चन आएगा कैथेटराइजेशन में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो आपको आंसर लिखना है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। सीधा ये आंसर पुट करें। यदि आपसे पर्टिकुलर पूछे बच्चों मेल के कैथेटराइजेशन में कौन सी पोजीशन, तो आपको आंसर लिखना होगा सुपाइन पोजीशन। क्यों देते हैं सुपाइन पोजीशन? बिकॉज जब मेल पेशेंट को कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है तो पेनिस को 90 डिग्री पे होल्ड करते हैं। पेनिस को 90 डिग्री पे होल्ड करते हैं फॉर इंसर्टिंग कैथेटर इनटू द यूरेथ्रा, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। याद रखना बच्चों। दूसरा, पर्टिकुलर यदि आपको फीमेल पुट कर दिया तो भी आपको आंसर लिखना होगा डोर्सल रिकमेंड। तो फीमेल पर्टिकुलर पूछे तो डोर्सल रिकमेंड, डायरेक्ट पूछे कैथेटराइजेशन की तो डोर्सल रिकमेंड। बट आजकल क्या करते हैं एग्जामिनर, ऐसा पूछते हैं कि मेल को कैथेटर लगाना है तो सुपाइन पोजीशन देते हैं। और क्यों देते हैं, रीजन मैंने आपको बताया कि मेल को जब कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो हम पेनिस को 90 डिग्री एंगल पे होल्ड करते हैं फॉर इंसर्टिंग ऑफ द कैथेटर। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन, विल मूव फर्दर। तो नेक्स्ट पोजीशन फटाफट आंसर दीजिएगा बच्चों। इस पोजीशन को देख के आप मुझे आंसर पुट करिएगा, ये कौन सी पोजीशन है, नाम पुट करिएगा, फिर मैं इस पे बनने वाले सारे एमसीक्यू पुट करूंगा। पुट इट एवरीबॉडी। इस पोजीशन को देख के मुझे आप आंसर पुट करिएगा। विच पोजीशन यू कैन आइडेंटिफाई एवरीबॉडी, यू कैन आइडेंटिफाई A B C D। क्या बात है, क्या बात है, यू कैन आइडेंटिफाई। फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। A B C D या कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। पोजीशन का नाम लिखना होगा बच्चों, पोजीशन का नाम लिखना होगा। यस, फंटास्टिक फंटास्टिक, यस, ये हुई ना बात बच्चों। सभी ने इसमें पुट किया बच्चों रोज पोजीशन। लगभग 1000+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। क्योंकि एक और बात मैं क्लियर कर देता हूं, स्टूडेंट लाइफ होती है ना बच्चों, उसमें बच्चे दिमाग से पैदल होते हैं। कैसे दिमाग से पैदल होते हैं? कोई वैकेंसी आएगी, सर उस वैकेंसी का पढ़ाओ, सर उस वैकेंसी का पढ़ाओ, सर उस वैकेंसी का पढ़ाओ। क्या जब आपने नर्सिंग की थी, जीएनएम और बीएससी करते समय कहीं लिखा हुआ था कि आप उस वैकेंसी के लिए नर्सिंग कर रहे हो? ऐसा लिखा हुआ था कहीं? नहीं ना। तो ये जो आपकी बैड हैबिट पड़ी ना मुंह मारने की, छोड़ दीजिएगा। नर्सिंग में टेम्परेचर 98.6 है ना बच्चों। इंडिया में किसी भी एग्जाम में पूछेंगे तो वही लिखना है। माइंड को नैरो रख के पढ़ोगे तो जिंदगी में पीछे रह जाओगे, और हर उस टॉपिक को ये सोच के पढ़ोगे कि ये मुझे सीखने को कुछ मिल रहा है, किसी भी एग्जाम में आएगा तो मैं क्लियर कर लूंगा, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। काफी बच्चों की ये श्रिंकन नैरो सोच होती है कि सीआरपीएफ में ये आता है, फलाने में ये आता है, उसके लिए कोर्स दो, उसके लिए कोर्स दो। बहुत ज्यादा पैसे आप लोगों के पास या आपके मां बाप के पास बहुत ज्यादा पैसे। मैं हमेशा कहता हूं एक कोर्स परचेज करो, सारे एग्जाम दो, और यदि किसी एग्जाम में नर्सिंग में पढ़ाया हुआ कंटेंट से बाहर आ जाए तो मुझे जरूर बताएं।
आप लोग मार्केट में बिजनेस करने वाले लोगों के हाथ की कठपुतली बन गए बच्चों। कुछ वैकेंसी आती है, उसका टैग लगा के चिपका दिया जाता है कि फलानी वैकेंसी का कोर्स है, फलानी वैकेंसी का कोर्स है। क्या आपने जब नर्सिंग किया ऐसा कहीं लिखा हुआ पढ़ा था? जब नर्सिंग करते समय आपको टीचर ने बताया कि हम उस कोर्स के लिए आपको नर्सिंग कर रहे हैं, क्यों अपने आप का इस्तेमाल करवा रहे बच्चों? क्यों पैसों को वेस्ट कर रहे हो? बहुत ही ज्यादा पैसा है तो किसी गरीब का भला करो। जब देखो सर उस वैकेंसी का अलग से कोर्स, उस वैकेंसी का अलग से कोर्स, एक कोर्स परचेज करिएगा, 6-6.5 रुपए खर्च करिएगा। इंडिया के किसी भी एग्जाम को आप दीजिए, यदि एग्जाम में पढ़ाया हुआ नहीं आए ना बच्चों, एक बार मुझे जरूर बताइएगा। और जब आप पढ़ते हो ना किसी क्लास को, तो वहां पर ये छिछोरी हरकत ना करो कि उस कोर्स के लिए पढ़ाओ, उस कोर्स के लिए पढ़ाओ। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा ना, वो बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट होता है। इमेज भी मिलता है, वीडियो भी मिलता है, थ्योरी भी मिलता है, एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, रैशनल भी मिलता है, और वो वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलता है। यदि आपको नौकरी चाहिए ना बच्चों, मेहनत करना शुरू कर दो, ये छिछोरी हरकतें बंद कर दो, आपको शोभा नहीं देती। यू आर मेडिकल प्रोफेशनल। जब देखो सर उसकी मेरिट कितना होगा, सर उसका वो क्या होगा, कस्टमर केयर है क्या पर? पढ़ाई की बात करनी है तो आपका स्वागत है बच्चों। टाइम पास करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पड़े हैं जो आपको हर महीने नई नई लिस्ट जनरेट करेंगे, बोलेंगे वहां पर ये मेरिट है, वहां पर ये मेरिट है। टाइम पास नहीं कर सकते बच्चों, दिल दुखता है। आपका 1 घंटा जो आप हमें देते हो ना, बहुत कीमती होता है। उसके पीछे आपको 23 घंटे का इंतजार होता है। आपका इंतजार रहता है कि वो 1 घंटे की क्लास आएगी तो आज सर क्या स्पेशल देखे जाएंगे जो हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने की हमारे काम आएगा। तो प्लीज जिसको भी टाइम पास करना है चले जाइएगा, कोई जरूरत नहीं उनकी। जिसको भी फालतू की इंक्वायरी यहां पर चाहिए, ब्लॉक कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो पढ़े जिंदगी में, यदि आपको सफल होना है, यदि जिंदगी में कुछ बनना है, तो JNCE नर्सिंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, वरना यहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, वो हर कंटेंट आप तक देने की कोशिश करेंगे। डेली 4 बजे जरूर कुछ याद कर आपको देके जाएंगे बच्चों। ओके फाइन। पोजीशन का नाम आपने बच्चों रोज पोजीशन पुट किया, और रोज पोजीशन पुट करने के बाद में मैं कुछ स्पेसिफिक बताऊंगा। यहां एक टर्म्स याद रखना पड़ेगा, यहां एक टर्म्स याद रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, उस टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। टर्म्स क्या बच्चों? ड्यूरिंग। क्योंकि रोज पोजीशन जो है ना तो हम बिफोर पुट करते हैं ना हम आफ्टर पुट करते हैं। इसको ड्यूरिंग का मतलब जब कोई पर्टिकुलर सर्जरी को कंडक्ट किया जाता है तभी हम पेशेंट को इस पोजीशन में पुट करते हैं। इस पोजीशन की खासियत क्या बच्चों? पेशेंट के शोल्डर के नीचे पिलो पुट किया। याद रखना बच्चों, पिलो जो है वो अंडर शोल्डर है, वो अंडर शोल्डर पुट किया हुआ है। और अंडर शोल्डर पिलो पुट करने का पर्पस क्या होता है कि नेक जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो, नेक जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो, और हाइपर एक्सटेंडेड होने की वजह से ये पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? ओपन हो जाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं प्रोमिनेंट हो जाएगा। प्रोमिनेंट का मतलब होता उठा हुआ, प्रोमिनेंट का मतलब होता उठा हुआ, ताकि आप इस पोर्शन को इजीली यूज कर सकते हो पर्टिकुलर सर्जरी के लिए। तो मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन किया है कि जब आप थायरोइडेक्टमी करते हो, थायरोइडेक्टमी का मतलब होता है बच्चों रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। याद रखिएगा, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड को हम कब रिमूव करते हैं? जब पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जब पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। गेट इट एवरीबॉडी? एक तो हम थायरोइडेक्टोमी के ड्यूरिंग मतलब ऑपरेशन करते समय, मैं आपको आगे आफ्टर थायरोइडेक्टोमी की पोजीशन पढ़ाऊंगा। यहां आपको यह समझना होगा कि थायरोइडेक्टोमी करते समय तो आंसर लिखना रोज पोजीशन। क्या लिखना बच्चों? आंसर लिखना रोज पोजीशन। उसके बाद में टॉन्सिलेक्टमी टू रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल, टॉन्सिलेक्टमी टू रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल, देन लैरिंजेक्टमी टू रिमूवल ऑफ द लैरिंग्स, देन बच्चों ट्रैकियोस्टोमी। देखिए ड्यूरिंग की बात कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ड्यूरिंग की बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टोमी, then adenoidectomy to remove of the adenoid gland, then uvuloplasty, repairment of the uvula बच्चों, repairment of the uvula, you can say repairment of uvula, that is a uvuloplasty। ये वो सर्जिकल इंटरवेंशन या प्रोसीजर है जहां सर्जरी करते समय पेशेंट को रोज पोजीशन देना, सर्जरी करते समय पेशेंट को रोज पोजीशन। यूएलओप्लास्टी वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है।
थायरॉइडेक्टोमी वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, टॉन्सिलेक्टोमी वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ड्यूरिंग की बात करो, मैं आफ्टर की भी बताऊंगा बच्चों, याद रखना। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। ये रोज पोजीशन के पर्पस है जहां हम इस पोजीशन को यूज करते हैं, पेशेंट को सीधा लेटाते हैं, अंडर द शोल्डर पिलो पुट करते हैं, नेक को हाइपर एक्सटेंडेड करते हैं। ओके फाइन, फाइंड आउट इट एवरीबॉडी। नेक्स्ट पोजीशन का नाम पुट करेगा, नेक्स्ट पोजीशन का नाम पुट करेगा बच्चों। मैंने यहां पर पोजीशन पुट की, देखिए पेशेंट जो है वो सीधा लेटा हुआ है, लेग जो है वो फ्लेक्स्ड है। लेग कहां से फ्लेक्स है बच्चों? ये पेशेंट का नी है, ये पेशेंट का नी है, और ये जो लेग क्या है बच्चों? फ्लेक्स्ड है। लेग क्या है? फ्लेक्स्ड। कहां से? नी से। और पेशेंट जो है वो किस पोजीशन में लेटा हुआ? सीधा। सीधा मतलब सुपाइन पोजीशन में। तो इस पोजीशन का नाम क्या होगा बच्चों? फटाफट आंसर पुट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन बनते एग्जाम में। मैं वो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। यदि एग्जाम में इमेज बेस वाला क्वेश्चन आएगा तो भी आप सही कर सको, ताकि मैं साथ साथ में इमेज पुट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा। विच इज द राइट आंसर? ए, बी, सी, डी। कौन सा राइट आंसर होगा? क्या बात है, क्या बात है। यस, इस तरीके की प्रेजेंस चाहिए बच्चों मुझे आपसे। इस तरीके की प्रेजेंस होगा तो मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। बहुत सही, लगभग 1200 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। लाइक करना ना भूलें, लाइक इट राइट नाउ, लाइक इट राइट नाउ। बिल्कुल फटाफट लाइक करिएगा, क्योंकि डिसलाइक वाले तो आगे चले गए। हो सकता है क्लास भी देख रहे होंगे, उनको बिल्कुल भी दिल से दर्द नहीं होता होगा, पत्थर दिल लोग हैं। आप फटाफट लाइक करिएगा बच्चों, लाइक इट राइट नाउ, फटाफट। यस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कीप इट अप, कीप इट अप। डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन आपने आंसर पुट किया, और आप सभी का आंसर बच्चों बिल्कुल राइट है। मैंने यहां पुट किया, क्लाइंट जो है वो बैक के बल पे सीधा लेटता है, लेग सेपरेट होते हैं, नी मैंने कहा बच्चों फ्लेक्स्ड होती है, और सोल ऑफ फीट फ्लैट होता है बेड पे। पैर जो है इस तरीके से बेड पे क्या रहते हैं बच्चों? फ्लैट रहते हैं। इस पोजीशन को आपने कहा, इसको डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन बोलते हैं। अब इस पोजीशन का यूज पे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लिखा विजाइनल एग्जामिनेशन। आगे मैं आपको जब नी चेस्ट के पहले लिथोटोमी पढ़ाऊंगा तो मैं विजाइनल एग्जामिनेशन का जिक्र करूंगा। यूज करते हैं, बट ये मोस्ट कॉमन पोजीशन नहीं कहते। यूज करते हैं बच्चों, मोस्ट कॉमन पोजीशन नहीं कहते। देन रेक्टल एग्जामिनेशन में भी हम मोस्ट कॉमन पोजीशन नहीं कहेंगे, दोनों में कॉमन पोजीशन नहीं कहेंगे, बट समटाइम वी कैन यूज। ध्यान से सुनिएगा, समटाइम वी कैन यूज। बट यह इंपॉर्टेंट क्या है? कैथेटराइजेशन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैंने पहले ही आपको बता दिया था। जब भी हम बात करेंगे कैथेटराइजेशन की तो हम पोजीशन में डॉर्सल रिकमेंड। उसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या होता है? जब हम पेशेंट को कहते हैं, जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है और डॉक्टर जब एब्डोमेन के एग्जामिनेशन करता है तो कहता है लेग को फ्लेक्स करो। क्या होता है? लेग को जैसे ही फ्लेक्स करोगे तो आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है, आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स बच्चों रिलैक्स हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो रिलैक्स हो जाएगी, और मसल रिलैक्स होने की वजह से हम एब्डोमेन के ऑर्गन को अच्छे से पैल्पेट कर सकते हैं। एब्डोमेन के ऑर्गन को अच्छे से पैल्पेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। जब भी आप पेट दर्द की प्रॉब्लम लेके जब पेशेंट के पास जाओगे ना, डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर सीधा लेटा के आपको कहेगा कि लेग को फ्लेक्स करके सीधा लेटो, तब आपको एब्डोमेन रिलैक्स हो जाता है, आराम से आप एब्डोमेन के ऑर्गन को पैल्पेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कौन सी पोजीशन देते हैं? देन उसके बाद बच्चों मैंने पुट किया पेरिनियल केयर। देखिए पेरिनियल केयर जो है आफ्टर एपिजियोटोमी, आफ्टर एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी के बाद में पेशेंट को पेरिनियल केयर की जरूरत पड़ती है। इवन लेबर के बाद में भी पेरिनियल केयर की जरूरत पड़ती है, तो उस समय भी पेशेंट को हम ये पोजीशन पुट करते हैं। कौन सी पोजीशन पुट करते हैं बच्चों? दैट इज अ डॉर्सल रिकमेंडेड। निशा डोंट वरी, कम टू जॉइन क्लास माय डियर। ओके फाइन। अब नेक्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट एंटर करे बच्चों फाउलर की कैटेगरीज में। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जब हम फाउलर पोजीशन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम फाउलर पोजीशन पढ़ेंगे बच्चों, फाउलर में आपको 4 कैटेगरीज बताऊंगा। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा लो फाउलर, एक आपको पढ़ाऊंगा बच्चों लो फाउलर पोजीशन। लो फाउलर जो रहेगी अपनी 15 से 30 डिग्री एंगल पे होगी। दूसरा हम पढ़ाएंगे बच्चों सेमी फाउलर। ध्यान से देखिएगा, दूसरा मैं आपको बताऊंगा सेमी फाउलर। सेमी फाउलर जो होगा 30 से 45 डिग्री एंगल पे आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। तीसरी मैं यहां पढ़ाऊंगा फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन जब आप पढ़ेंगे तो फाउलर पोजीशन आपकी होगी 45 टू 60 डिग्री एंगल पे।
चौथा आप पढ़ेंगे बच्चों हाई फाउलर, चौथा आप पढ़ेंगे हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन। तो याद रखना ये 80 to 90 डिग्री एंगल पे होगा। चार कैटेगरीज मैंने आपको यहां पर मेंशन किया है, चार कैटेगरीज यहां पर मेंशन किया है। जब आप लो फाउलर पढ़ेंगे तो आपको 15 से 30 डिग्री लिखना होगा। जब आप सेमी फाउलर पढ़ेंगे आपको 30 से 45 डिग्री लिखना पड़ेगा। जब आप बच्चों फाउलर पढ़ेंगे 45 से 60 डिग्री लिखना पड़ेगा। और जब आप हाई फाउलर पढ़ेंगे 80 to 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। इन चार पोजीशन में बच्चों में कम से कम 50 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 50 MCQ। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। मैं एक एक पोजीशन को सेपरेटली आपको पढ़ाऊंगा। मैंने यहां पर कैटेगरी इसलिए बताई, कभी कभी पूछा जा सकता है कि फाउलर पोजीशन फर्दर कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, 4 टाइप्स में, लो, सेमी फाउलर, देन हाई फाउलर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब यहां पर हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले पुट किया बच्चों लो फाउलर पोजीशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। यहां पर मैंने एक इमेज दिया, यदि आपको प्रॉपर दिख पा रहा हो, और इस इमेज में 2 नाम यहां पर जरूर देखिएगा। एक में लिखा है डेशंस लिखा, दूसरा मैंने एविसरेशन लिखा है। डेशंस लिखा है, दूसरा मैंने बच्चों एविसरेशन लिखा है। इसका दोनों का पर्पस भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लो फाउलर जो पोजीशन इन दोनों कंडीशन देते हैं, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ। डेशंस और एविसरेशन का मीनिंग बताऊंगा, बट इस दोनों कंडीशन में पेशेंट को लो फाउलर पोजीशन देते हैं। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। हियर यू कैन सी, देखिए बच्चों, पेशेंट विथ एविसरेशन और डेशंस। याद रखने का तरीका भी बता देता हूं। याद रखने का, ई से याद रखना एग्जिट, ई से याद रखना बच्चों एग्जिट, और डी से याद रखना डिवीजन या डिवाइड, डी से याद रखना डिवाइड। याद रखना ये दोनों टर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाएंगे। एग्जिट और डिवाइड का मतलब होगा, सपोज ये पेशेंट का एब्डोमेन, सपोज ये पेशेंट का एब्डोमेन, बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये पेशेंट का एब्डोमेन है और यहां पर ये सूचरिंग हो रखा है। यहां पर क्या हो रखा है, सूचरिंग हो रखा है। यदि एब्डोमिनल सर्जरी के बाद जब पेशेंट को सूचरिंग हुआ और सूचर जो है वो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यदि इस तरीके से डिवाइड हो जाए, इस तरीके से डिवाइड हो जाए, तो डिवाइड से याद रखना हम क्या कहेंगे बच्चों, डेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डेशंस कहेंगे। यदि एग्जिट से याद रखना, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर आना। यदि पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन इस सूचरिंग साइड से बाहर आ जाते हैं, एक्सटीरियर आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चों एविसरेशन। क्या कहते हैं, एविसरेशन। दोनों टर्म्स एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका मीनिंग यहां पर पुट किया, यहां पर देखिएगा बच्चों, एविसरेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन थ्रू द इंसिजन 6 to 8 डे आफ्टर सर्जरी। दोनों कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के 6 से 8 दिन के बाद डेवलप होते हैं। दोनों कॉम्प्लिकेशन जो है सर्जरी के 6 से 8 दिन बाद डेवलप होता है। मैंने यहां एविसरेशन का फिर से बता रहा हूं बच्चों, ई से याद रखना एग्जिट, एग्जिट से याद रखना अंदर के ऑर्गन बाहर की ओर प्रोट्रूड होना इंसिजन के द्वारा। और ये कब होते हैं, सर्जरी के 6 से 8 डे के बाद में। इस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, लो फाउलर, टू डिक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। गेट इट एवरीबॉडी। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, डेशंस का मैंने लिखा, देखिए डी से लिखा मैंने डिवीजन, दैट इज सेपरेशन ऑफ वुंडेड एज एट सूचर लाइन, अगेन यूजुअली 6 to 8 डेज आफ्टर सर्जरी। ये दोनों सर्जरी के 6 से 8 दिन के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच्चों। दोनों कॉम्प्लिकेशन में लो फाउलर पोजीशन देते हैं। दोनों कॉम्प्लिकेशन में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है बच्चों, ये जो इंटरनल ऑर्गन दिख रहा है, इसको वॉश करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन। ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। नॉर्मल सलाइन जिसको हम बोलते हैं NS जो है, NS को यूज करते हैं इस जो विजिबल ऑर्गन दिख रहा है इसको वॉश करने के लिए, इस वुंड को वॉश करने के लिए। आपको पता है कि नॉर्मल सलाइन से हम क्या करते हैं बच्चों, डाइल्यूट करते हैं। किसको डाइल्यूट करते हैं, BCG वैक्सीन को भी डाइल्यूट करते हैं। मेनली किसको डाइल्यूट करते हैं बच्चों, बैसिलस कैलमेटिक जिसको हम BCG वैक्सीन बोलते हैं। तो नॉर्मल सलाइन, इवन बच्चों ऑरल कैंसर वाले पेशेंट को भी हम नॉर्मल सलाइन से माउथ वॉश करते हैं। बड़े यूज है नॉर्मल सलाइन का, बट यहां मैं शॉर्ट स्वीटी आपको बता रहा हूं। थैंक यू सो मच कृष्णा बेनीवाल।
दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट की सीधा पूछेंगे कि लो फाउलर पोजीशन कहां यूज करते हैं। दो टर्म्स आपके दिमाग में आएंगे। एक क्वेश्चन पूछा था, कभी कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। इमेज बेस्ड में आपको इस तरह की इमेज देखें तो याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। डेशन से डिवीजन याद रखना, एविसरेशन से एग्जिट याद रखना। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैंने लो फाउलर के बाद पुट किया सेमी फाउलर। अब आप जहां भी जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, सब जगह पॉकेट में सेमी फाउलर पोजीशन को लिए घूमते हैं। अब आपको आज पढ़ना होगा एग्जैक्टली सेमी फाउलर का यूज कहां होता है। कुछ भी लगता सेमी फाउलर दे दो, कुछ भी लगता फाउलर दे दो, कुछ भी लगता हाई फाउलर दे दो। आज ये पता करना है कि कौन सी डिजीज में, किस कंडीशन में इस सेमी फाउलर पोजीशन का यूज करना चाहिए। ये आपको जानने का पूरा हक है, ताकि आप एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़े। चौके छक्के नहीं मारना है, एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़े। यहां मैंने क्लियरली मेंशन किया बच्चों, आफ्टर मास्टेक्ट, देखिए मास्टेक्टमी, मास्टेक्टमी का मतलब क्या होता है बच्चों? रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट को रिमूव कब करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट को रिमूव कहां करते हैं बच्चों? ब्रेस्ट कैंसर में रिमूव करते हैं। मैंने क्लियरली मेंशन किया है, आफ्टर मास्टेक्टमी विथ अफेक्टेड आर्म्स एलिवेटेड ऑन द पिलो, promote lymphatic fluid return after removal of the axillary lymph node। मतलब मास्टेक्टमी के बाद जब हम सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, जिस तरफ से ब्रेस्ट को रिमूव किया, वो आर्म्स क्या होगी बच्चों? एलिवेटेड होगी। वो आर्म्स एलिवेटेड क्यों होगी? क्योंकि ये जो ड्रेन होगा, वो ड्रेन कहा जाए सिस्टमेटिकली, जो ड्रेन होगा, द ड्रेन विल बी एंटर, ड्रेन विल बी कहां पहुंचेगा बच्चों? इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये पोजीशन देने का पर्पज, और सबसे खास बात की सेमी फाउलर देते हैं। सेमी फाउलर में कितने पे दे रहे बच्चों? 30 to 45 डिग्री एंगल पे। ओके फाइन। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आया कि थायरॉइडेक्टमी। देखिए बच्चों, यहां मैंने क्या लिखा? आफ्टर। अभी मैंने आपको रोज पोजीशन पढ़ाया, यू नो रोज पोजीशन, वहां मैंने ड्यूरिंग वर्ड यूज किया था कि थायरॉइडेक्टमी करते समय रोज पोजीशन, थायरॉइडेक्टमी करने के बाद सेमी फाउलर। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और आपको 100% राइट करके आना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके, अब बात की मैंने बच्चों, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पार्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ब्रेन अटैक और स्ट्रोक। पहले सुन लीजिएगा, स्ट्रोक आपको पता 2 टाइप्स का होता है। दोनों टाइप्स में अलग अलग पोजीशन, ये सीधे एग्जाम के क्वेश्चन है। स्ट्रोक जो है वो 2 टाइप्स का होता है, और दोनों टाइप्स में हम अलग अलग पोजीशन प्रीफर करते हैं। यहां पर आप देखिएगा, मैंने यहां स्ट्रोक लिखा है, यहां ब्रेन अटैक लिखा है, यहां मैं सीवीए कर देता हूं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कर देता हूं बच्चों। सीवीए जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक यहां पर पुट किया बच्चों हेमरेजिक। हेमरेजिक सीवीए की वजह से क्या होगा? पेशेंट का आईसीपी जो है, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बच्चों? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा। इंट्राक्रेनियल जब प्रेशर बढ़ेगा, उस पेशेंट का हेड जो है वो हम 30 डिग्री पे एलिवेट करेंगे, क्योंकि यहां पर मैंने 30 to 45 लिखा है। हेड को 30 डिग्री पे एलिवेट करेंगे। एक बात क्लियर कर लीजिएगा, यदि हेमरेजिक स्ट्रोक की बात करें तो जैसे ही हेमरेज होगा तो ब्लड का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट का लेवल जो है वो अल्टर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। तो उस समय पेशेंट का हेड जो है हम 30 डिग्री पे एलिवेट करेंगे टू डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। गेट इट एवरीबॉडी? दूसरा, अभी हम इस स्ट्रोक की बात करें बच्चों, दूसरा जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक होता है, इसको हम किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे? पहला था आपका हेमरेजिक, दूसरा मैंने पुट किया बच्चों इश्केमिक स्ट्रोक। देखिए, इश्केमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ध्यान से देखना बच्चों, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई मतलब उस बॉडी पार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं होना, वो इश्केमिया कहलाता है। उस बॉडी पार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं होना, वो इश्केमिया कहलाता है। तो इश्केमिया यदि आपको होगा और हेड को आप उठा लोगे या एलिवेट करोगे तो ब्लड नहीं जाएगा बच्चों, ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी। ऑलरेडी ब्लड की सप्लाई कम है, ऑलरेडी ब्लड की सप्लाई कम है। उस कंडीशन के अंदर हेड ऑफ द बेड यूजुअली क्या होगा बच्चों? फ्लैट होगा। मतलब पेशेंट जो है वो सीधा लेटा हुआ है तो बिल्कुल वो फ्लैट रहेगा। ना तो हेड को हम एलिवेट करेंगे, ना हेड के साथ पिलो पुट करेंगे, बिकॉज नर्वस सिस्टम को ब्लड सप्लाई कौन देता है बच्चों? कोरोनरी आर्टरी देता है। और ये सॉरी, जो आप कैरोटिड आर्टरी,
कैरोटिड आर्टरी ब्लड देता है, और ये जो कैरोटिड आर्टरी होगी, ये जब नेक को आप एलिवेट कर दोगे ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इस्कीमिया होगा। इसलिए पेशेंट को सीधा लेटाते हैं, हेड को क्या रखते हैं, फ्लैट रखते हैं। हेड को क्या रखते हैं बच्चों, फ्लैट रखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन समझना होगा। सीवीए में दो कंडीशन, एक हेमोरेजिक सीवीए, एक इस्केमिक सीवीए। हेमरेज आईसीपी बढ़ाता है तो हेड को एलिवेट करते हैं, इस्कीमिया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो हेड को फ्लैट रखते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में, यदि इस बार पूछे ना बच्चों, राइट आंसर पुट करके आना आपको। गेट एवरीबॉडी, गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन। अब इस्कीमिया यदि हमने देखा सीवीए में, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने पुट किया है आफ्टर क्रेनियोटोमी। देखिए क्रेनियोटोमी जो है हम ब्रेन ट्यूमर में करते हैं। यदि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन ट्यूमर में ट्यूमर को रिमूव करना है तो हम लोग क्रेनियोटोमी करते हैं। क्रेनियोटोमी का भी एक साइड इफेक्ट होता है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो क्रेनियोटोमी के बाद में बच्चों हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, और यह सेमी फाउलर का पर्पज है टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन, ओके फाइन। अब और क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं बताना चाहूंगा सेमी फाउलर पे। आफ्टर लेमिनेक्टमी बच्चों, लेमिनेक्टमी, या दो क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूं, दो क्वेश्चन में क्लियर कर देता बच्चों। लेमिनेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ लेमिना, रिमूवल ऑफ लेमिना। और लेमिना क्या होता देखिएगा, जब हम वर्टिबल कॉलम पढ़ते हैं, वर्टिबल कॉलम की जो ये बोन्स होती है, वर्टिबल कॉलम की जो बोन होती है, इन बोन का ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लेमिना। और लेमिना के अंदर कौन ट्रेवल करता है, इसके अंदर स्पाइनल नर्व ट्रेवल करता है। और जब ये लेमिना की वजह से स्पाइनल नर्व कंप्रेस होता है तो इस लेमिना को रिमूव करना पड़ता है। और लेमिना को रिमूव करते समय मुस्लिम प्रेयर पोजीशन दी जाती है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। लेमिनेक्टमी करते समय मुस्लिम प्रेयर पोजीशन देते हैं। प्रेम डोनेटिंग 40 रुपीज, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू सो मच प्रेम। याद रखना बच्चों, ड्यूरिंग लेमिनेक्टोमी मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, और लेमिनेक्टमी करने के बाद पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। थैंक यू प्रेम, थैंक यू सो मच, यू ऑलवेज सपोर्ट JINC team and JINC poor student. Okay fine. इसके अलावा फर्दर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, देखिए बच्चों कैटरेक्ट का मतलब होता है ओपेसिटी। कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है, ओपेसिटी ऑफ लेंस, ओपेसिटी ऑफ लेंस। ओपेसिटी का मतलब होता है ब्लरीनेस, ओपेसिटी का मतलब होता है ब्लरीनेस। कैटरेक्ट सर्जरी में फैको इमल्सिफिकेशन करते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी में फैको इमल्सिफिकेशन करते हैं। फैको इमल्सिफिकेशन के द्वारा इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन और एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में क्या होता है बच्चों, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा कैटरेक्ट सर्जरी सेकेंडरी एंगल ग्लूकोमा करता है। यदि पेशेंट को कैटरेक्ट था, सर्जरी किया जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, इसको सेकेंडरी एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दूसरी बात, उस कंडीशन में स्लीप ऑन अनअफेक्टेड साइड, मतलब पेशेंट का हेड ऑफ द बेड जो है वो 30 to 45 डिग्री पे एलिवेट होगा, और पेशेंट का जो बॉडी पार्ट में आई जो होगा वो अनअफेक्टेड साइड में टर्न होगा, लाइक दैट, वो अनअफेक्टेड साइड में टर्न होगा, बट पेशेंट इज ऑन 30 to 45 degree angle. You will be remember everybody because it may be chances to develop intraocular pressure बढ़ सकता है, ocular that is a glaucoma develop हो सकता है, इसलिए हम ये करते हैं बच्चों। Okay fine, we'll move further, we'll move further. Next देखिएगा my loving future nursing officer, semi fowler position के फर्दर बताता हूं। cerebral aneurysm, इसमें भी semi fowler aneurysm का मतलब होता है बच्चों widening और dilated आर्टरी। आर्टरी जो है या तो वाइड हो गई या डायलेट हो गई, उसको एन्यूरिज्म कहते हैं। सेरिब्रल एन्यूरिज्म का मतलब होता है सेरिब्रल आर्टरी। कौन होगा बच्चों, सेरिब्रल आर्टरी। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब सेरिब्रल आर्टरी को एन्यूरिज्म होगा तो डेफिनेटली
इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा, और उस कंडीशन में पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। उस कंडीशन में पेशेंट को क्या देंगे बच्चों, सेमी फाउलर, क्योंकि सेरिब्रल एन्यूरिज्म कहां हो रहा है, सेरिब्रल आर्टरीज हो रहा है। सेरिब्रल आर्टरीज कहां होती है बच्चों, नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई करती है। ये किसकी ब्रांचेज होती है, कैरोटिड की फर्दर ब्रांचेज होती है बच्चों। ओके फाइन, देन इरिगेशन एंड ट्यूब फीडिंग। यहां बच्चों मैं दो क्वेश्चन आपके क्लियर करना चाहता हूं जो हमेशा आप गलत करते हो। मैंने क्या लिखा है, एक तो लिखा इरिगेशन, एक लिखा ट्यूब फीडिंग। कभी कभी ऐसा आ सकता है राइस ट्यूब फीडिंग, कभी कभी ऐसा आ सकता है बच्चों राइस ट्यूब फीडिंग। देखिएगा, फीडिंग देते समय और ट्यूब को लगाते समय अलग अलग पोजीशन दी जाती है। जब पेशेंट के नाक में ट्यूब को एडमिनिस्टर करना होगा तो हाई फाउलर देते हैं। जब पेशेंट को ट्यूब जो है या फीडिंग ट्यूब, पेशेंट को फीडिंग ट्यूब जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ध्यान से समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पेशेंट के फीडिंग ट्यूब को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो पेशेंट को 80 to 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, हम हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। कौन सा, हाई फाउलर। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि राइस ट्यूब फीडिंग या राइस ट्यूब को एडमिनिस्टर करते समय कौन सी पोजीशन, तो आपको आंसर लिखना होगा हाई फाउलर। आपसे पूछे ट्यूब फीडिंग देते समय कौन सी पोजीशन, तो आंसर लिखना बच्चों दैट इज अ सेमी फाउलर। ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलग अलग एमसीक्यू है। आप यहां गड़बड़ करते हो, गलत करते हो, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं यहां बात कर रहा हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि ट्यूब को एडमिनिस्टर करते समय हाई फाउलर, फीडिंग देते समय पेशेंट को सेमी फाउलर, और यदि स्टोमक इरिगेशन करना है उस समय भी पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। क्या बात है, फैंटास्टिक कॉपरेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इसके अलावा मैंने लिखा बच्चों ड्यूरिंग थोरेसिंथेसिस, एक एक सब्जेक्ट की वो पोजीशन आपके सामने बच्चों, ताकि आपको नंबर ऑफ बुक प्रीफर ना करना पड़े, बार बार बुक पलटने की जरूरत ना पड़े, सीधा पोजीशन के क्वेश्चन जहां मिले ना चुटकियों में सॉल्व कर पाओ। ये कोशिश रहेगी टीम जेएनसी की फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स की तरफ, ताकि आपका सिलेक्शन फटाफट हो, आप सिलेक्शन के और करीब पहुंचे। क्योंकि आपका 1 आवर गोल्डन टाइम है आपका लाइफ का, जो आप जेएनसी को देते हो, और जेएनसी अपनी कोशिश करती है कि उसमें हम आपको बेस्ट दे पाए। इसको मैं कहता हूं बच्चों डेली डोज। क्या कहता हूं, डेली डोज। ये डेली डोज लेना जरूरी है ताकि आप हस्त स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, और हमेशा आपको क्या लगेगा, यस आज का दिन मेरा खराब नहीं हुआ है, आज 24 घंटे में मैंने 25 क्वेश्चन तो डायरेक्टली और 25 क्वेश्चन इनडायरेक्टली याद किया है, मतलब आज का मैंने अपना काम किया। और यदि आप डेली 50 क्वेश्चन अपने अकाउंट में जोड़ते जाओगे तो सोच लीजिएगा ईएसआईसी के एग्जाम तक हजारों क्वेश्चन स्टोर हो जाएंगे। बस आने दो एग्जाम को, आप क्रैक करके आ जाओगे बच्चों। ड्यूरिंग थोरेसिंथेसिस की बच्चों मैंने बात की, लाइंग इन द बेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 45 डिग्री। देखिए थोरेसिंथेसिस का मतलब होता है टू रिमूव अ फ्लूइड फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिंथेसिस जब भी हम करेंगे उस समय पेशेंट को पोजीशन तो हम सेमी फाउलर दे रहे हैं, पोजीशन हम सेमी फाउलर दे रहे हैं, बट याद रखिएगा अनअफेक्टेड साइड पेशेंट को लेटाना है ताकि प्रेशर डेवलप ना हो, प्रेशर डेवलप ना हो। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर। अरे बच्चों कहीं की भी वैकेंसी आए, आप जो पढ़ रहे हो ना जेएनसी के यूट्यूब चैनल पे, उनके लिए वैकेंसी कहीं की भी आए, इतनी कैपेबिलिटी डेवलप करवा दूंगा ना बच्चों, फुर्ती में आप उसको करेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट हो जाओगे। आप वैकेंसी कहां की वो चिंता मत करें, क्योंकि यहां इंडिया के हर कोने का बच्चा पढ़ रहा है, हर स्टेट का स्टूडेंट पढ़ रहा है, और मेरा जो कोशिश होती है जो मैं मटेरियल आपको दूं हर स्टेट में पूछा जाने वाला मटेरियल है, तो आपकी तैयारी परफेक्ट वे पे हो रही है। बस आने दो वैकेंसी को, एग्जाम के बाद मुलाकात करूंगा आपकी, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो तो बताना, बस जरूर 4 बजे डेली ऑनलाइन आपको आना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन पक्का श्योर है। जो बच्चे लॉन्ग प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं उसके लिए आपकी जेएनसी ने कंप्लीट नर्सिंग कोचिंग कोर्स अवेलेबल कर रखा है, जिसमें इस तरीके से डिटेल में पढ़ाया जाता है, हर वो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, तो बच्चों कोर्स को परचेज करें, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो यहां सब कुछ अवेलेबल बच्चों। यहां पर मैंने पुट किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ड्यूरिंग सक्शनिंग। अब यह 2 क्वेश्चन आपको और याद करने होंगे। सक्शनिंग ऑफ कॉन्शियस, मैं आपको यह कॉन्शियस पेशेंट की भी बताऊंगा, अनकॉन्शियस की भी बताऊंगा।
अब ड्यूरिंग सक्शनिंग ऑफ कॉन्शियस पेशेंट, ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग सक्शनिंग ऑफ कॉन्शियस पेशेंट कौन सी पोजीशन देंगे बच्चों, हेड टर्न वन साइड फॉर ऑरल सक्शनिंग। पेशेंट को यहां पर भी हम पोजीशन तो सेमी फाउलर दे रहे हैं, बट हेड को जो है वो वन साइड में टर्न करते ताकि इजी ड्रेन आउट हो, ड्रेन आउट जो है वो इजी हो, इसलिए हम वन साइड में टर्न करते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। दूसरा, यदि पेशेंट को आप नेजल सक्शनिंग कर रहे हो, नेक को हाइपर एक्सटेंडेड करना, ये दोनों में डिफरेंस है। नेजल सक्शनिंग में नेक को हाइपर एक्सटेंडेड करना है, पर्पस टू मेंटेन एयरवे, पर्पस टू मेंटेन एयरवे। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन यदि पुट किया कि आपको सीधा पूछेंगे सक्शन करते समय यदि पेशेंट कॉन्शियस है, तो आपने आंसर पुट कर दिया कि सेमी फाउलर और हेड को वन साइड में टर्न करना, बट आपसे पूछ लिया कि नेजल सक्शनिंग, तो आपको क्या लिखना है, हमें नेक को हाइपर एक्सटेंडेड करना, हमें नेक को हाइपर एक्सटेंडेड करना बच्चों। ओके फाइन। अवस्थी नेयर फ्रॉम केरला, थैंक यू सो मच माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। ये आपका प्यार केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, लगभग 17 कंट्रीज के फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपके JNC चैनल पे पढ़ रहे हैं बच्चों। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं JNC पे भरोसा करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अब एक क्वेश्चन और बनेगा यहां पर। मैं बात सेमी फाउलर पोजीशन की बात कर रहा था, मैं सेमी फाउलर पोजीशन की बात करता बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि कौन सी कंडीशन में इस पोजीशन को नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बेबी नेहा गुप्ता, गुड इवनिंग डियर। याद रखना, हीमोलाइटिक एनीमिया वाले पेशेंट को सेमी फाउलर नहीं देंगे। आपको पता होगा हीमोलाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी ब्रेक डाउन होता है उसको हीमोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हीमोलाइसिस कहते हैं। दूसरी बात, जब हीमोलाइसिस होगा तो आरबीसी डेफिनेटली ब्रेक डाउन होगा, तो पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पेशेंट को हेड ऑफ द बेड को एलिवेट नहीं करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, और इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा बच्चों, इस कंडीशन लिखा, इफ मोर देन 30 डिग्री आपने एलिवेट किया तो ब्रेन में O2 सप्लाई नहीं जाएगी। विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखना, जब पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया है, जब पेशेंट को आरबीसी जो है वो ब्रेक हो रहा है, उस कंडीशन में हेड को एलिवेट नहीं करना है। यदि हेड को एलिवेट करोगे तो डेफिनेटली नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो पेशेंट को हेड को 30 डिग्री से ज्यादा एलिवेट नहीं करना। ओके फाइन, तेलंगाना। ओके माय डियर, इवन नी गेट एलिवेटेड, इस पेशेंट को नी गेट एलिवेटेड करना ताकि वीनस रिटर्न जो है वापस आपके कहां पहुंचे बच्चों, हार्ट में। ये हीमोलाइटिक एनीमिया वाले पेशेंट की बात कर रहा हूं, यहां पर हीमोलाइटिक एनीमिया वाले पेशेंट की बात कर रहा हूं। नी गेट एलिवेटेड विल हेल्पिंग टू रिटर्न ब्लड टुवर्ड्स योर हार्ट। नी को क्या करना बच्चों, यहां एलिवेट करना। ओके फाइन, ओके फाइन। तो ये यहां पर आपने पढ़ा बच्चों सेमी फाउलर पोजीशन। अब बात आती है फाउलर पोजीशन। पहला था लो फाउलर, पहला था बच्चों लो फाउलर, उसके बाद मैंने पुट किया बच्चों सेमी फाउलर। यहां हम पढ़ेंगे फाउलर, और फाउलर का डिग्री ऑफ एंगल कितना है, 45 to 60, 45 to 60 डिग्री एंगल है, दैट वी कैन से फाउलर पोजीशन। ओके फाइन, विल मूव। सुरेखा पाल, थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच। आप सभी डिफरेंट प्लेसेस से JNC परिवार पे ट्रस्ट करके स्टडी कर रहे हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं बच्चों में। फाउलर पोजीशन, एक तो पेशेंट को जब ICP बढ़ा हुआ उस कंडीशन में हम देते हैं, इफ द पेशेंट डज हैव इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। दूसरा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जिसको हम लोग डिस्पनिया बोलते हैं, उस पेशेंट को हम फाउलर पोजीशन देते हैं बच्चों। तीसरा, ड्रेन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यदि पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हुई और एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में रिमेनिंग फ्लूइड को ड्रेन आउट करना है, रिमेनिंग फ्लूइड को ड्रेन आउट करना है, उस समय पेशेंट को हम लोग फाउलर पोजीशन देते हैं ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये आपका एब्डोमन है, ये आपका एब्डोमन है, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो बच्चों, ड्रेन हो। इजी टू ड्रेन के लिए हम कौन सी पोजीशन देंगे, हम फाउलर पोजीशन प्रीफर करेंगे, फाउलर पोजीशन प्रीफर करेंगे। ओके फाइन, ओके फाइन, ओके माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू सो मच। यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्रीज, बट still right now you all are member of JINC family, you are the member of JINC family। तो अभी आप सभी JINC से बिलोंग करते हैं, you are from JINC, you are to JINC। okay fine,
उसके अलावा नेक्स्ट आता बच्चों हाई फाउलर। मैंने जिक्र किया था आपको, मैंने जिक्र किया था सारे पोजीशन का, यहां याद रखिएगा मैंने हाई फाउलर पुट किया। देखिए हाई फाउलर का डिग्री ऑफ एंगल 80 to 90, इस इमेज को आप देख सकते हो। 90 डिग्री एंगल पे पेशेंट को बिठाना, 90 डिग्री एंगल पे पेशेंट को बिठाना है। दैट मींस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। ए चाइल्ड डिस्पनिया रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म, क्वेश्चन सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। एक तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, दूसरा उस बच्चे में जिसको ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से डिस्पनिया हो रहा है, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द राइस ट्यूब, और एक मैंने लिखा बच्चों ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। एक बच्चों लिखा है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। यू कैन सी एवरीबॉडी, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया का मतलब मैंने कहा T6 में यदि इंजरी हुआ है, थोरेसिक 6 में यदि इंजरी हुआ है तो पेशेंट को ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्शन डेवलप होता है। उसके बाद देखा बच्चों मैंने रिब्स फ्रैक्चर, अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू। क्या करता है बच्चों, रिब्स फ्रैक्चर कॉज करता है न्यूमोथोरैक्स, रिब्स फ्रैक्चर कॉज करेगा न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स कॉज करेगा ब्रीथिंग डिफिकल्टी। तो इन सारी कंडीशन में ARDS, डिस्पनिया रिलेटेड ब्रोंकोस्पाज्म चिल्ड्रन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइस ट्यूब, सीधा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, एंड ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया और रिब्स फ्रैक्चर, वो कॉमनली वो कंडीशंस है जब पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। 90 डिग्री एंगल पे पेशेंट को हम बिठाते हैं ताकि रेस्पिरेटरी पासेज वे उसको आसानी से मेंटेन हो सके। तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि रिब्स फ्रैक्चर में कौन सी पोजीशन, आपको पता होगा ना बच्चों, रिब्स फ्रैक्चर किसकी वजह से होता है कॉमनली, या तो एक्सीडेंट की वजह से होता है या CPR की वजह से होता है। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चों रिब्स फ्रैक्चर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब देखिए यहां पर मैंने पुट किया बच्चों हाई फाउलर पोजीशन स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, और स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं बच्चों, लो ग्रोल। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैं यहां पर पुट किया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू गायत्री, थैंक यू सो मच माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। स्पाइनल सर्जरी किसी पेशेंट को यदि आपने किया है तो वहां बच्चों लो ग्रोल पोजीशन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम अवॉइड करेंगे, वहां पर हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं कि पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन या सॉरी हाई फाउलर पोजीशन को पुट नहीं करना है। नीड टू बी मेंटेन लो ग्रोल। कौन सी पोजीशन पुट करेंगे बच्चों, लो ग्रोल। ओके फाइन, ये तो मैंने आपको 4 कैटेगरीज पुट किया, और चारों कैटेगरीज में आपने लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50+ MCQ देखे। लो फाउलर, सेमी फाउलर, फाउलर, हाई फाउलर। We'll move further that you should find out everybody। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस पोजीशन में कंफर्ट जोन में स्लीपिंग में जाते हैं, स्लीपिंग पोजीशन प्रीफर कर सकते हैं आप लोग, बट एग्जैक्टली नहीं है। इस पोजीशन का नाम फटाफट पुट करेगा, पुट द नेम ऑफ दैट पोजीशन। अशोक जादव, वेरी गुड इवनिंग डियर। दृष्टि समल, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट पोजीशन का नाम पुट करिए। ममता चौधरी, गुड इवनिंग डियर। Put the name of that position. What is the name of that position? प्रोन लिख रहे हैं बच्चे, या बिल्कुल लिखिएगा। What do you think about it? Put it right answer everybody. जो आप सोच रहे हैं वो लिख दीजिएगा, जो सोच रहे हो लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये लगभग आपके सिलेक्शन का MCQ बच्चों, या करोड़ में बात नहीं होती है, सिलेक्शंस की बात होती है। फटाफट आंसर पुट करिएगा, क्योंकि लगभग 1200+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। शाबाश। आप कुछ डिसलाइक वाले भी क्लास अटेंड करें, बट क्या करें, उनकी मजबूरी है। बिल्कुल सही लिखा बच्चों, उनकी मजबूरी है। क्लास भी चाहिए, डिसलाइक भी करना होता है, बट डोंट वेरी, ये आपका डिसलाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। प्रॉन लिखा है, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर सही है। इसको हम प्रॉन पोजीशन, प्रॉन का मतलब होता है जैसे ये आपका सुपाइन है, ये प्रॉन उल्टा बोलते हैं, उल्टे को हम प्रॉन बोलते हैं। पेशेंट लाई ऑन एब्डोमन, यहां पेशेंट एब्डोमन के बल पे लेटा होता है। हेड जो है एक साइड में टर्न होगा, और हेड जो है वो वन साइड में टर्न है, क्योंकि आप कंप्लीटली हेड को प्रॉन में रखोगे तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। तो हेड को आपने क्या किया, वन साइड में टर्न किया बच्चों, वन साइड में टर्न किया। अब इस प्रॉन पोजीशन का आपको मैंने पर्पस बेड सोर में बताया था, बट यहां पर ध्यान रखिएगा किस पर्पस से हम यूज करते हैं। एक तो बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉन पोजीशन पुट करते हैं, दूसरा हिप जॉइंट लाइक मूवमेंट पोजीशन, स्पेशली हिप जॉइंट का यदि असेसमेंट करना आपको, तो पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं। हिप जॉइंट के यदि आपको असेसमेंट करना है, हिप जॉइंट के यदि मूवमेंट को देखना है, हिप जॉइंट की यदि पोजीशन और फ्लेक्शन एक्सटेंशन को देखना होगा, तो हम बच्चों यहां पर प्रॉन पोजीशन, पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, उल्टा लेटाएंगे। देन ट्रीटमेंट ऑफ द सर्जरी ऑफ द बैक एरिया, यदि पेशेंट के बैक का सर्जरी करना है,
यदि पेशेंट के बैक का सर्जरी करना है तो उल्टा लेटा करके, उल्टा लेटा के, बिल्कुल सीके बेगवंशी, बैक का यदि सर्जरी करना होगा तो पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं, दैट वी कैन से प्राउन पोजीशन। यहां कुछ लिमिटेड पर्टिकुलर पर्पज है बच्चों। बेड सोर सबसे इंपॉर्टेंट है, बैक सर्जरी का दूसरा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा हिप जॉइंट के असेसमेंट के लिए हम लोग प्रोन पोजीशन देते हैं। ये 3 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका सैनी। ये 3 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ द बैक सर्जरी, बेड सोर, और वी कैन से जॉइंट असेसमेंट। कौन सा जॉइंट? हिप जॉइंट। फाइंड आउट इट। ये काफी बच्चों की फेवरेट पोजीशन हो सकती है, ये काफी बच्चों की स्लीपिंग की फेवरेट पोजीशन हो सकती है। इस पोजीशन का नाम पुट करिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोते समय स्लीपिंग के टाइम इस पोजीशन को कॉमनली प्रीफर करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यस बलबीर, मैं आगे पढ़ाऊंगा बेटा। इस पोजीशन का नाम पुट करिएगा। इस ना 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 लेटरल भी नहीं है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ऊपर का लेग आगे है, ये हिस्सा आगे आ रखा है। ध्यान से आंसर पुट करिएगा बच्चों। ज्यादातर बच्चे लेटरल पुट करें, बट इसको हम सेमी प्रॉन बोलते हैं बच्चों, या सिम्स फॉरवर्ड साइड लाइन पोजीशन बोलते हैं। आप जब सोते हो ना तो ऊपर का हिस्सा आगे की ओर होता है, एक लेग आपका फ्लेक्स होता है। इसको सेमी प्रॉन पोजीशन या सिम्स लेटरल पोजीशन कहते हैं बच्चों। सेमी प्रॉन या सिम्स लेटरल। देखिए इसका एंगल देखिए, लगभग 15 to 30 डिग्री फॉरवर्डेड फ्रॉम द लेटरल पोजीशन। मतलब लेटरल पोजीशन से भी लगभग आप 15 से 30 डिग्री आगे की ओर झुके होंगे। लेटरल एग्जैक्टली होता है बच्चों, और ये लेटरल के बाद में यदि 15 से 30 डिग्री आगे की ओर फॉरवर्डेड है, इसका मतलब सिम्स लेटरल। सिम्स लेटरल इसका मतलब बच्चों सिम्स लेटरल बोल सकते हो, या इसको हम फॉरवर्ड साइड लाइन पोजीशन बोल सकते हैं बच्चे। ओके फाइन। इस पोजीशन का यूज है रेक्टल एनीमा और इरिगेशन। बच्चों मैं बता देता हूं, लेफ्ट लेटरल बेस्ट पोजीशन होता है रेक्टल एनीमा का। आगे पढ़ाऊंगा। लेफ्ट लेटरल जो है ये बेस्ट पोजीशन होता है एनीमा का। एनीमा का जो है ये बेस्ट पोजीशन होता है, ये आगे पढ़ाऊंगा। बट यदि लेफ्ट लेटरल नहीं दे पा रहे हो तो आप पेशेंट को सेमी प्रोन पोजीशन दे सकते हो। सेमी प्रोन पोजीशन का यूज किया जा सकता है। यहां तक कोई क्वेरी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा मैंने इरिगेशन पुट किया है, दूसरा मैंने यहां पर बच्चों इरिगेशन पुट किया। इरिगेशन में भी ये पुट किया जा सकता है। रेक्टल एनीमा के साथ वी कैन से इरिगेशन, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके फाइन। नेक्स्ट पोजीशन की तरफ चलते हैं बच्चों। फाइंड आउट इट। फटाफट नाम लिखिएगा, फटाफट नाम लिखिएगा। सरिता थैंक यू सो मच माय डियर। फटाफट नाम लिखिएगा बच्चों। इस पोजीशन का नाम क्या है? यह पोजीशन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाम से पूछी जाती है, कई बार यह पोजीशन इमेज के साथ पूछी जाती है, तो आपको तुरंत आंसर पुट करना बच्चों। यस यस, बहुत ही शानदार। पेशेंट का जो ये हेड है, ये पेशेंट का हेड है डाउन में, हेड जो यहां पर ये डाउन में है। ये पेशेंट की जो लेग है, लेग जो है बच्चों ये अप है। लेग क्या है? अप है। एग्जैक्टली ये पोजीशन, ये लेवल है। हेड डाउन है, लेग अप है, तो किस पोजीशन के नाम से प्रोनाउंस करेंगे? यस, दैट आई वांट, दैट आई वांट बच्चों, बिल्कुल सही। चंडलबर्ग पोजीशन हम इसको कहते हैं। और खास बात है कि पेशेंट सुपाइन में लेटता है, हेड 30 to 40 डिग्री, ये जो है लगभग 30 से 40 डिग्री हेड जो डाउन होता है, और उतना ही आपका लेग जो है वो थोड़ा सा अप हो जाता है। इस पोजीशन का नाम है चंडलबर्ग पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? चंडलबर्ग पोजीशन। यस। अब इसके यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज में क्या लिखा बच्चों मैंने? एग्जामिनेशन ऑफ द पैल्विक ऑर्गन। यदि पैल्विक ऑर्गन को एग्जामिन करना पेशेंट को, तो सीधा हेड को डाउन, लेग को अप करेंगे तो पेशेंट अपनी हाइट पे ले, पेशेंट को डॉक्टर अपनी हाइट पे ले सकता है। दूसरा, टू ट्रीट शॉक और हाइपोवॉलेमिक शॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। शॉक का मतलब होता है बच्चों फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। शॉक का मतलब क्या होगा? फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का फेल होना, रिजल्टिंग डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स बॉडी ऑर्गन, टूवर्ड्स बॉडी ऑर्गन। जब पेशेंट के बॉडी ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ क्योंकि पेशेंट का फेल हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? शॉक। और यहां पर मैंने बात की बच्चों हाइपोवॉलेमिक शॉक। देन पोस्चुरल ड्रेनेज, अलग अलग पोजीशन चेंज करके पेशेंट को हम ड्रेन करना होता है, तो वी कैन से पोस्चुरल ड्रेनेज। वीनस रिटर्न, पेशेंट का वीनस का जो ब्लड है वापस हार्ट में पहुंचाने के लिए, उसको वी कैन से वीनस रिटर्न। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, टू ट्रीट हाइपोटेंशन।
हाइपोटेंशन का मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है 90/60 और लेस देन दैट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को भी हम यूज करते हैं। बट ध्यान रखना, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन का यूज नहीं है, जहां टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे किस किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा? हेड इंजरी में कभी भी हेड को डाउन नहीं करेंगे, हेड को क्या करना होता है बच्चों? अप। क्या बात है, टेक हेल्पर, वेलकम बैक माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 100 रुपीज। आपने हमेशा साथ दिया जेएनसी का टेक हेल्पर, शुक्रिया, बहुत दिनों बाद दिखे बच्चा आप। इंक्रीज आईसीपी, डेफिनेटली आईसीपी यदि इंक्रीज होगा एक्सेसिव तो आप कभी भी नहीं देंगे। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और सर्टेन रेस्पिरेटरी कार्डियक डिसऑर्डर में पेशेंट का हेड जो है वो डाउन नहीं करेंगे, हेड जो डाउन नहीं करेंगे, एक तो हेड इंजरी में हम नहीं देंगे, एक आईसीपी बढ़ा हुआ तब नहीं देंगे, एक रेस्पिरेटरी कार्डियक डिसऑर्डर में हम पेशेंट को इस पोजीशन को अवॉइड करेंगे। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज की जर्नी अपनी यहीं तक थी। एक कोशिश थी कि हम कुछ बेहतर कर पाए आपके लिए। आपका भरोसा निरंतर जेएनसी परिवार पे बढ़ता जा रहा है, तो जेएनसी परिवार ने भी आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है, हमेशा कुछ नए देने की कोशिश की है। जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ईएसआईसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो जेएनसी का कंप्लीट कोर्स लेना ना भूलें। 6499 उसकी फीस है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस है। इस तरीके से उसके हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप जब एक बार टॉपिक पढ़ लो तो किसी भी प्रकार का डाउट और कोई भी बुक आपको प्रीफर नहीं करनी पड़े। याद रखना, जिन बच्चों ने कोर्स ले लिया है, पहले वीडियो को सुनना है और सेकंड राउंड में उस वीडियो के नोट्स बनाने, ताकि आप बेहतरीन ढंग से पढ़ सके। अपना ख्याल रखिएगा, मां बाप का रिस्पेक्ट करिएगा, बड़ों का आदर करिएगा, हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। सर्दी में ध्यान रखें क्योंकि एक पारिवारिक रिश्ता आप लोगों के साथ है जेएनसी का। आपकी भी चिंता होती है, जितना आपके मां बाप चिंता करते उतना आपका जेएनसी भी आपकी चिंता करता है। पिंकी रॉय डोनेटिंग 100 रुपीज टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू पिंकी। खुश रहिएगा बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी पार्ट 2 के साथ। कुछ और नई स्पेसिफिक एमसीक्यू से रिगार्डिंग चीजें लेके आऊंगा ताकि पोजीशन टॉपिक पूरा होने के बाद यू शुड फील योर सेल्फ प्राउड कि यस आई विल सॉल्व ऑल द एमसीक्यू विच इज कमिंग फ्रॉम द पोजीशन। कल फिर मुलाकात करूंगा बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।